नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो यह निबंधकार सिलेबस में लगा हुआ है। यदि आप जूसी नेट हिंदी की भी तैयारी कर रहे हैं या अन्य हिंदी की साहित्य की कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। साथियों, अधिक समय लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। साथियों, पढ़ना मैं शुरू कर रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के विख्याति कृति हैं। अन्वेषक, इतिहास लेखक, आलोचक, निबंध लेखक, संपादक, विख्याता तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त आप कुशल वक्ता, सफल अध्यापक भी हैं। साथियों, निबंधकार, आलोचक, निबंध लेखक है ना, संपादक, एक विश्व भारती नाम की एक पत्रिका का संपादन भी किया था। ठीक है। अन्वेषक मतलब आपने अच्छे अनुसंधान कार्य किए, नाथ संप्रदाय, कबीर के ऊपर रिसर्च किया। ठीक है। इतिहास लेखक भी रहे हैं। तो इनके उपन्यास जो है 4 मिलते हैं, आपको तो पता ही होगा, आपने पढ़े भी होंगे। गाड़भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। निबंध लेखक भी है। अभी निबंधों में ही ज़्यादा हम गहराई से पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हम उपन्यास नाम मैंने गिना दिए हैं, उपन्यास नहीं है हिंदी मास्टर कैडर में, तो खासकर हिंदी मास्टर कैडर के दृष्टिकोण से जो वीडियो बनाई जा रही है। बाकी अब कभी फिर हम उपन्यासकारों के बारे में, माफ़ करिएगा, इनके उपन्यास के बारे में फिर कभी पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो निबंध ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आपने अभी इंट्रो पढ़ रहे हैं साथियों हम इनकी। ठीक है। आपके अध्ययन की विशालता के भीतर ये सभी व्यक्तित्व निर्बंध होकर स्फुटित हुए हैं। यह कहना कठिन है कि आपका कौन सा साहित्यिक व्यक्तित्व सर्वाधिक महिमामयी है। अर्थात यह कहना बिल्कुल ही सर्वाधिक कठिन हो जाता है कि आप किस विधा में सबसे महान हैं, बल्कि आप तो सभी जितनी भी विधाएं लिखी हैं उसमें आप श्रेष्ठ कहलाए हैं। हिंदी साहित्य में अन्वेषण की अनेक नवीन दिशाओं की ओर संकेत करके आपने उसकी परिधि का विस्तार किया है। साहित्य के इतिहास लेखन के आदर्श को आगे बढ़ाया है। आलोचक के रूप में आपने साहित्य के मूल्यांकन की मानवतावादी भूमि की प्रतिष्ठा की है। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन मैं कोट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है। आलोचक की दृष्टि में मानवतावादी भूमि की प्रतिष्ठा इन्होंने की है। मानवतावादी मानवतावादी रचनाकार इनको माना जाता है। ठीक है साथियों, ये पेपर में कभी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मानवतावादी लेखक है या आलोचक है, निबंधकार है, तो आपने निसंदेह टिक लगा देना है। किसके ऊपर? हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम के ऊपर। तो आगे क्या लिख रहे हैं कि निबंध लेखक के रूप में आपने आत्म व्यंजना के अनेक सफल प्रयोग किए। संपादक के रूप में आपने मौखिक परंपरा से विकसित क्षेपक की माया से मुक्त करके रासो जैसी विवादास्पद कृति को उसके मूल रूप में व्यवस्थित किया। व्याख्याता के रूप में आपने कालिदास के काव्य में संश्लिष्ट दार्शनिक तत्ववाद को सहृदयतापूर्वक विश्लेषण करके व्याख्या की एक नवीन मर्मोद्घाटनी परंपरा को जन्म दिया। और उपन्यासकार के रूप में अपने इतिहास के प्राण शक्ति को उद्दीप्त किया है। आज का कोई अन्य गद्यकार व्यक्तित्व के इस बहुमुखी विकास का दावेदार नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रो। साथियों, परिचय हम कह सकते हैं। अभी हम सभी कृतियाँ उनकी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम निबंधों के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो साथियों, हजारी प्रसाद द्विवेदी समस्त कृतियों की संख्या जो है 30 से ऊपर है। और जे वाली जो है उनकी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें मैं गिना रहा हूँ साथियों। हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि आई 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि आया 1952 में। ठीक है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो कि आया 1953 में। साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष भी याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए। सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। साथियों, जो अगर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा के साहित्य के इतिहास पुस्तकें पढ़ी हैं तो इसको भी पढ़िए। इसमें भी उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक साहित्य संबंधी अवधारणाएँ दी हैं। ठीक है साथियों, आगे उनके निबंधों के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। निबंध संग्रह अशोक का फूल, माफ़ करिएगा, अशोक के फूल। ठीक है, 1948 में आया। ये सन भी आप लिख लीजिए। कल्पलता 1951। विचार और वितर्क, विचार और प्रभा
कूर्ज, आलोक पर्व साथियों जो 1952 में आया, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है आलोक पर्व के बारे में। तो ये आपके निबंध संग्रह हैं, ठीक है साथियों। अभी जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जो इन्होंने पुस्तकें लिखी, हम रिसर्च वर्क भी कह सकते हैं इनका। सूर साहित्य 1936 में, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। कबीर 1942 में, परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है कबीर की पुस्तक कब प्रकाशित हुई और ये किसकी है। नाथ संप्रदाय के ऊपर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नाथ संप्रदाय के नाम से 1950। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, ललित्य मीमांसा, साहित्य सहचर, कालिदास की ललित्य योजना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत्युंजय रविंद्र, ठीक है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970। फिर आदि आपके अनुसंधान एवं आलोचनात्मक ग्रंथ है, अर्थात ये इनके रिसर्च वर्क के से संबंधित ग्रंथ भी हैं। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना आदि आपकी धर्म एवं संस्कृति से संबंधित कृतियां हैं, ठीक है साथियों। अभी ये कुछ तो हमने पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे इनके उपन्यास के बारे में। हमने पहले ही बता दिया। बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1947 में प्रकाशित हुई, चारूचंद्र लेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में, अनामदास का पोथा 1976 में। तो आपके प्रसिद्ध उपन्यास ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त साथियों इन्होंने बहुत कुछ और भी लिखा है, कुछ ग्रंथों का संपादन भी किया, ठीक है। नाथ सिद्धों की वाणियाँ, इसका संपादन किया। संक्षिप्त रासो, पृथ्वीराज रासो, इसका संपादन किया 1957 में जो प्रकाशित हुई। संदेश रासक 1960, दश रूपक 1963 ग्रंथों आदि ग्रंथों का संपादन भी किया, ठीक है। मेघदूत, एक पुरानी कहानी में मेघदूत काव्य में अंतर्निहित तत्ववाद का मार्मिक विश्लेषण किया। साथियों ये भी आप लिख लीजिए, हालांकि पीछे भी हमने इसका नाम लिया। मेघदूत एक पुरानी कहानी, ठीक है। मेघदूत ये कालिदास का एक ग्रंथ भी है मेघदूत, उसके आधार पर एक अंतर्निहित तत्ववाद का मार्मिक विश्लेषण इन्होंने किया। इसके अतिरिक्त सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण भी इन्होंने किया है, ठीक है। ये पुस्तक का प्रकाशित हुई 1979 ईस्वी में, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, ठीक है, जो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साथियों आगे पढ़ते हैं। तो साथियों इन्होंने कुल मिलाकर बहुत सारा साहित्य लिखा है और अनुदित रचनाएं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में इन्होंने लिखी। तो लाल कनेर, मेरा बचपन 1956, दो बहनें आपकी अनुदित कृतियां हैं, अर्थात किसी और ने लिखी थी जो इन्होंने हिंदी में उसको अनुवादित किया। महापुरुषों का संस्मरण, ठीक है, महापुरुषों का स्मरण, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम आते हैं महापुरुषों में, उसको स्मरण किया है। उसका प्रकाशन वर्ष 1987 साथियों आपकी मृत्यु के बाद किया गया था। किसने इसका प्रकाशन किया, ठीक है, किसने प्रकाशन करने में योगदान दिया, तो आपके पुत्र मुकुंद द्विवेदी ने किया था। याद रखिएगा इनके पुत्र का नाम मुकुंद द्विवेदी है, ठीक है साथियों। तो यह एक प्रकार का संस्मरण ग्रंथ है। तो संस्मरण ग्रंथ के बारे में पूछा जाए कि महापुरुषों का संस्मरण ग्रंथ किसने लिखा, तो 1987 में लिखा था, इन्होंने लिखा था, लेकिन प्रकाशन जो है इनकी मृत्यु के बाद हुआ, जो कि किया था मुकुंद द्विवेदी जी ने, ठीक है साथियों। ये भी आप लिख लीजिएगा। इसमें क्या क्या है महापुरुषों का संस्मरण में, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ज्योतिर्विद आर्यभट्ट से लेकर कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी तक कुल 29 मतलब 29 महापुरुषों को याद किया गया है। इससे द्विवेदी जी की भाव प्रीति के विस्तार की सूचना मिलती है। पत्र, ठीक है, इससे द्विवेदी जी की भाव प्रीति की सूचना मिलती है। इसके अलावा साथियों इन्होंने बहुत सारे पत्र भी लिखे थे अपने पुत्र को, ठीक है। और जब ये शांति निकेतन मतलब बंगाल में थे रविंद्रनाथ टैगोर के पास, तो वहाँ से पत्र लिखा करते थे, अपने साहित्यिक योगदान और साहित्य कार्य के बारे में अपने पुत्र को परिचित करवाया करते थे। पत्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1983 शीर्षक से आपके बिखरे हुए महत्वपूर्ण पत्रों का संपादन भी किया था मुक्त द्विवेदी जी ने ही, और इससे द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को भीतर से पहचानने की दृष्टि मिलती है। अब यह समूचा कृतित्व हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली शीर्षक से राजकमल प्रकाशन द्वारा कुल 11 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया है। इस वैविध्यपूर्ण विशाल में बाड़मेर के सृष्टा रूप में द्विवेदी जी का व्यक्तित्व अभिनंदनीय है, ठीक है साथियों। तो ये तो हो गया उनका इंट्रो। बाकी रचनाओं के संबंध में भी अभी हम पढ़ेंगे निबंध के बारे में। साथियों कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए अभी भी यदि आप नहीं बैठे हैं, क्योंकि अभी निबंधों के बारे में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। तो साथियों पिछली जानकारी जो थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं जो मास्टर कैडर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पिछली जानकारी भी हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपने नहीं लिखी है तो आपका नुकसान होने वाला है साथियों। ठीक है, अभी हम निबंधों के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं साथियों। ध्यान से लिखना शुरू कर दीजिए यदि आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, द्विवेदी जी निबंध को व्यक्तित्व की स्वाधीन चिंता की उपज मानते हैं। साथियों ये प्रश्न जब मैं बनाए थे निबंध, हिंदी निबंध के ऊपर ये प्रश्न मैंने डाला था, वहाँ पर ये पुस्तक जो है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है जो रिसर्च वर्क के लिए जाते हैं जो बच्चे, और मुझे भी किसी ने रिकमेंड करी थी, मैंने मंगवाई थी, वहीं से मैं आपके लिए PDF बनाया और अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो द्विवेदी जी निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज मानते हैं। साथियों जो लिख लीजिए, ये प्रश्न भी मैंने बनाया था। उनकी दृष्टि में नवीन ढंग के निबंध तर्कमूलक की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिक हैं। ठीक है साथियों, ये याद कर लीजिएगा, व्यक्तिगत निबंध वो अधिक अच्छे मानते हैं। किंतु आचार्य शुक्ल की भांति आप भी यह स्वीकार करते हैं कि निबंधों के व्यक्तिगत होने का अर्थ यह नहीं कि उनमें विचार श्रृंखला ना हो, ऐसा होने से तो वे प्रलाप कहे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो इनका मानना है कि निजी अपने आप से संबंधित, अपनी जीवन से संबंधित, घटनाओं से संबंधित निबंध होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वो उसमें विचार श्रृंखला ना हो, उसमें विचार ना हो, अपने आप से ही लिखते रहे कुछ ना कुछ। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये निबंध जो हैं वो प्रलाप कहे जाएंगे एक प्रकार से। निबंध लेखक विवेच्य विषय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए वैज्ञानिक जैसी तटस्थता या अनासक्ता का पालन नहीं कर पाता, वह अपनी निजता भी बनाए रखता है। द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषता उनकी इस निजता के कारण ही है। द्विवेदी जी के अनुसार निबंध साधारणतः 5 श्रेणियों में विभक्त हो सकते हैं। तो साथियों ये आप लिख लीजिए। ठीक है, बाबू गुलाब राय ने अपने हिसाब से निबंधों को विभक्त किया है 5 श्रेणियों में कि किस प्रकार से निबंध हो सकते हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग किया है। अभी मास्टर कैडर हिंदी में लगे हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में, तो लिख लीजिए वार्तालाप मूलक उनका एक विभक्त श्रेणी मानी उन्होंने कहा कि दूसरा भाग माना निबंधों को बांटने का, वो माना है व्याख्यान मूलक, तीसरा अनियंत्रित गप मूलक, चौथा स्वगत चिंतन मूलक, 5वां है कलह मूलक। ठीक है साथियों, लिख लीजिए आप। द्विवेदी जी ने इस प्रकार के विभाजन को सूक्ष्म और साहित्यिक नहीं माना, किंतु काम चलाऊ न्याय के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया। स्वयं द्विवेदी जी के निबंधों में वार्तालाप, व्याख्यान, गप, स्वगत, चिंतन की विशेषताएं मिल जाती हैं, किंतु इन विशेषताओं से परे उनमें कुछ और भी है जो पाठकों को मुग्ध और प्रभावित करता रहता है। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गए कुछ उनके विचार निबंधों के बारे में। ठीक है साथियों, तो अभी ये वाला जो पहला है साथियों, मैं इसको नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जानकारी है वो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो ये वाला मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। इसमें यदि आप पढ़ना चाहते हो तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है साथियों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें यही बताया गया है कि उनमें जो निबंध शैली थी वो बहुत उच्च कोटि की थी। भाषा, साहित्य, धर्म, समाज, संस्कृति, कला, इतिहास, ज्योतिष, प्राकृतिक सौंदर्य, पर्व आदि अनेक विषयों पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है कि निबंधों के बारे में पढ़ें। तो साथियों जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ। द्विवेदी जी के जिन निबंधों में उनके व्यक्तित्व की भंगिमा, उनके मन का उच्छ्वास, उनके भीतर की आर्द्रता व्यक्त हुई है, वे अधिक मनोरम हैं। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक के फूल, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, जबकि दिमाग खाली है। साथियों आप इसमें से आपको बता दूंगी एक कुत्ता और एक मैना जो CBSE ने 9th क्लास में जो लगाया भी हुआ है, एक कुत्ता और एक मैना। अभी मेरे ख्याल से कटवा ना दिया हो, सिलेबस कम भी हुआ है इस कोविड-19 की वजह से। ठीक है साथियों, तो इम्पोर्टेंट है सभी निबंध अभी मैं जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। जबकि दिमाग खाली है के बाद जो निबंध आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो सारे निबंध साथियों आप रट लीजिए। मतलब अगर पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ भी लीजिएगा, कहीं से मिल जाए आपको, मैं तो लाता ही रहता हूँ। यदि मुझे मिले तो मैं भी ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। लेकिन साथियों खुद भी खोजिएगा इन निबंधों को, यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए जैसे कि जबकि दिमाग खाली है किसका निबंध है, तो निसंदेह हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर टिक लगाइएगा। आगे साथियों वर्षा, गणपति से घनश्याम तक ये भी इनका निबंध है। कुट जिनका है, साहित्य में हिमालय की परंपरा ये भी इनका है। जीवेम शरद सप्तम ये भी इनका है। देवदारू, आत्मदान का, संदेहवाहक, बसंत,
ठीक है। आत्मदान का संदेहवाहक बसंत, ये इकट्ठा नाम है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आगे साथियों, दीपावली सामाजिक मंगलेच्छा का प्रतिमा पर्व आदि निबंधों में कथ्य या विषय से अधिक मोहक व शैलीगत लालित्य हैं, जिसके भीतर द्विवेदी जी का सहज महिमामयी व्यक्तित्व प्रतिष्ठित हुआ है। ठीक है साथियों, ये निबंधों के नाम मैं आपके सामने लेकर आया था। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, कुछ इम्पोर्टेंट निबंधों के नाम हमने आपके सामने रखे जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के थे। अभी हम बात करेंगे उनकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण के ऊपर। अभी आलोचना और निबंध में ज़्यादा अंतर तो नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक एक जैसी विधा मान ली जाती हैं। तो कुछ विचार जो अक्सर उनकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी पूछे जा सकते हैं। तो द्विवेदी जी आलोचनात्मक कवि की काव्यगत विशेषता पर अलग अलग दृष्टिपात ना करते हुए उसकी केंद्रीय विशेषता को ही उभार कर सामने रख देते हैं। जैसे कि भक्ति काल के कुछ कवियों के बारे में उनके विचार इस प्रकार से हैं। कबीर, नानक, सूरदास, नंददास, तुलसीदास, दादू दयाल, सुंदरदास, रजब का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने अपनी मूल विशेषताओं को लक्षित किया है, जिनके आधार पर उपर्युक्त कवियों का व्यक्तित्व संगठित हुआ है। कबीर के बारे में उनके क्या विचार थे, ये पढ़ना बहुत लाजमी हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, कबीर मस्त मौला थे, उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोक नायक की हमदर्दी। ठीक है साथियों, जो लिख लीजिए आप कबीर के बारे में उनके विचार। आगे नानक के बारे में क्या लिख रहे हैं गुरु नानक के बारे में कि साम्य भावना विचार प्रसूत और करुणामूलक थी उनकी भावना। ठीक है। आगे सूरदास के बारे में क्या लिख रहे हैं कि बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे। यदि ये ऐसी पंक्ति आ जाए पेपर में कि किसने कहा बालक का हृदय लेकर पैदा हुए थे, तो ये सूरदास के बारे में कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे क्या लिख रहे हैं तुलसीदास के बारे में कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये तो आपको पता ही होगा, यदि आप पढ़ रहे होंगे इन दिनों हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो जो आपको पता होगा, गहराई से पढ़िएगा साथियों। दादू के बारे में, दादू दयाल के बारे में कहते हैं कि पदों में अभिमान का बहाव बिल्कुल नहीं है। आपकी बात कहते समय वे बहुत नम्र और प्रीत दिखते हैं। ठीक है, अपनी बात कहते हुए, ठीक है, अपनी बात कहते समय वे बहुत नम्र और प्रीत दिखते हैं। सुंदरदास के बारे में क्या बोलते हैं कि सर्वाधिक शास्त्रीय ज्ञान संपन्न महात्मा थे। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, सर्वाधिक शास्त्रीय ज्ञान संपन्न महात्मा थे सुंदरदास के बारे में। अभी रजबदास के बारे में क्या लिखा उन्होंने कि निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए। ठीक है, सबसे अधिक कवित्व मतलब कविता की भावना को लेकर ये कवि उत्पन्न हुए थे रजबदास के बारे में। तो साथियों, ये मूल्यांकन जो है किया है उन्होंने बाकी भक्त कवियों के बारे में। तो साथियों, इतनी ही जानकारी मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। और यदि आप अच्छी तरह प्रकार से नोट्स बना रहे हैं और अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके ऊपर आप इम्पोर्टेंट जानकारी लिख लीजिए जो आपको नहीं लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक अपना ध्यान रखिए। और भी बहुत सारे हम निबंधकारों को लेकर आएंगे और साहित्यकारों को लेकर आएंगे जो मास्टर कैडर हिंदी में लगे हुए हैं। व्याकरण की बहुत सारी वीडियोज़ हमने बना दी हैं, खासतौर पर देवनागरी लिपि से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ हम लाएंगे और भी 3 फिलहाल बना दी हैं। तो यदि आपने नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने देवनागरी लिपि को हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में ही डाला है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।